है कि हमारे छात्र छात्राओं को, आपकी तीसरी पीढ़ी को, कि आपका ज्ञान मिले। आपने हम लोगों को पढ़ाया और हम लोग कुछ और नन्हे मुन्ने भैया बहनों को पढ़ा करके इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं 20 सेकंड का समय लेके सभी लोगों को एक आनंद के क्षण से परिचित कराऊं। अभी सर ने एक इंटरनेशनल वेबिनार कराया था DSMNRU यूनिवर्सिटी में, और आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। उसमें 4 पीढ़ियां एक साथ एक मंच पे थी। श्री मित्तल सर, जिन्होंने सर को पढ़ाया, हमारे आदरणीय श्री विजय सर, उसके बाद हम लोग थे और हमारा पढ़ाया आकाश वर्मा भी वहां प्रेजेंट कर रहा था पेपर। वह पल ऐसा था कि आंखें डबडबा रही थी। ऐसा पल कभी नहीं मिलता है जब 4 पीढ़ियां एक पटल पे खड़ी हों। सर, आप लोगों के सानिध्य, आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये सब संभव है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। अपना निवेदन करता हूं, आप अपनी माइक को अनम्यूट करें सर, और अपना सानिध्य सर। धन्यवाद नागेश जी, धन्यवाद दीपक जी। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस फोरम पर, इस सभा में बोलने के लिए। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नागेश जी ने अभी एक बात कही, जो सेमिनार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने फरवरी में आयोजित की थी, उसके संदर्भ में नागेश जी एक पीढ़ी छूट गई है। उसमें दरअसल 5 पीढ़ियां बैठी थी। उसमें मेरे गुरुजी प्रोफेसर श्रीराम मित्तल के भी गुरुजी आदरणीय डॉक्टर A.K. मित्तल सर भी बैठे थे। तो मित्तल सर के गुरुजी मित्तल सर, उनका स्टूडेंट मैं, और मेरे स्टूडेंट तुम, और तुम्हारे स्टूडेंट भी, और मेरे करीबन 50 से ज्यादा स्टूडेंट उस कॉन्फ्रेंस में थे, और उनके भी कम से कम 100 से ज्यादा स्टूडेंट उस कॉन्फ्रेंस में थे। तो 5 पीढ़ियां इकट्ठी हो गई थी। तो खैर, तुम लोग रहे थे तो हमारा भी, हमको एक बल मिला उस कॉन्फ्रेंस में। हम लोगों ने एक छाप छोड़ी, लोगों को बड़ा पसंद आया उस चीज का। मुझे जिस परिप्रेक्ष्य में बोलने के लिए कहा गया है वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को लेकर के है। मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूंगा कि मेरा जो कैमरा है इस लैपटॉप का, वो बीच बीच में थोड़ा सा स्क्रीन हिलने से डिस्टर्ब हो जाता, तो बीच में स्क्रीन चली जाए तो मेरा बोलना लेकिन जारी रहेगा, बाकी थोड़ी देर में फिर आ जाएगा। तो अभी कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें जो CRC गोरखपुर ने कराया था, उसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात हुई। समय की थोड़ी बाध्यता थी, इसलिए बहुत कम ही उसमें मुझे समय मिल पाया बोलने का। तब तक नागेश जी ने कहा कि सर, टॉपिक में जब तक आप बोलने लगे तब तक समय खत्म हो गया। उसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक का डिसीजन लिया गया RSVI की तौर से, और क्या कहते हैं, हमारे नागेश जी ने एडवाइस दिया कि सर उस पर थोड़ा सा और आगे बढ़कर कुछ और एलेबोरेट करके उस वार्ता को हम लोग जारी रखें। तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो थीम है इस चर्चा का, और चर्चा का जो लेक्चर है उसका, कि हम लोग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे कर सकते, कैसे होता है, और दिव्यांगों में, और भी दृष्टि दिव्यांगों में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अर्थात प्रत्यय निर्माण किस प्रकार से होता है या हमको करना चाहिए, दोनों पे हम लोग एक चर्चा करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अर्थात प्रत्यय निर्माण, पहले हम लोग इसमें 2 शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय निर्माण क्या होता है। तो पहले हम लोग प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, प्रत्यय को यदि हम परिभाषा की दृष्टि से समझना चाहें तो परिभाषा ये कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसा चीज डेवलप हो रही है, उसके मस्तिष्क में ऐसी चीज डेवलप हो रही हो जो किसी वस्तु की जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं, उन सब की सूचना को वो आत्मसात करता है, उसे नामकरण देते हुए अपने साथ में आत्मसात करता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय से मैं किसी भी एक शब्द को, आप एक प्रत्यय मान लीजिए, मैं किसी भी प्रत्यय
चश्मे की बात करूं, ग्लास की बात करूं, कटोरी की बात करूं, किसी जानवर कुत्ते की बात करूं, ये सब खुद प्रत्यय का एक शब्द है। जब पहली बार बच्चे को किसी भी शब्द की जानकारी दी जाती है, जैसे कि दूध या ग्लास, कटोरी या चम्मच, में से एक को लेते हमने ग्लास को लिया, तो जब ग्लास का कॉन्सेप्ट बच्चे को पहली बार मिला तो उसकी माँ ने बार बार उससे बताया कि ये ग्लास में तुम दूध पी रहे हो, ग्लास में दूध पिलो, या फिर पानी ग्लास में लेकर के आओ। बार बार ग्लास शब्द का प्रयोग हो रहा था। तो जब ये बार बार ग्लास शब्द का प्रयोग हो रहा था तो हुआ क्या कि बालक के मस्तिष्क में वो ग्लास शब्द बैठता चला गया, और उसके साथ में उसकी जितनी भी विशेषताएं थी, जैसे जब पहली बार उसने ग्लास शब्द को सुना तो माँ ने उसकी एक छोटी सी ग्लास, जिसे आप गिलासी बोलते हो, उसमें थोड़ा सा दूध पिला करके, उसमें पानी पिला करके, या चांदी की गिलास में उसको पानी पिलाया। तब तक पिताजी के पास भी एक गिलास आ गया, उसमें उनका पानी था, उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा था। तो उनको समझ में आया बालक को कि मेरा गिलास भी गिलास है, और मेरे पिताजी ने जो पानी पिया वो भी एक गिलास है। तब तक हम लोग पंजाब चले गए। पंजाब की यदि किसी फैमिली की बात करें तो वो गिलास आ गया जिसमें लस्सी होती है, जो कि बहुत बड़ा होता है। अब इतने बड़े गिलास में यदि कोई लस्सी पीता तो वो भी एक गिलास है। अब ये गिलास आया, फिर थोड़ी देर के बाद एक ऐसा गिलास आया जो कि गिरने से टूट गया। तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि वो एक ग्लास है, ग्लास एक प्रत्यय है, और वह ग्लास अलग अलग धातुओं का बन सकता है, अलग अलग मटेरियल का बन सकता है, अलग अलग आकार का बन सकता है, अलग अलग शेप का बन सकता है, और अलग अलग मात्रा का, मतलब अलग अलग धारण क्षमता का बन सकता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार से प्रत्यय को लेकर के उसके मन में ग्लास का जो प्रत्यय था उसके मस्तिष्क में बैठता चला गया, और ग्लास से संबंधित जितनी भी विशेषताएं थी वो उसके मस्तिष्क में जुड़ती चली गई। आपने उसको आत्मसात किया, उसकी जितनी भी जानकारियां ग्लास को लेकर के थी। तो ये जो प्रक्रिया हुई कि किसी भी एक वस्तु के बारे में उसकी समग्र रूप में जितनी भी विशेषताएं हैं उसका ज्ञान कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अर्थात उसका निर्माण किस प्रकार होता है, मैं आपको एग्जांपल जैसे अभी दिए कि बालक धीमे धीमे देखता है, बालक धीमे धीमे उसको सुनता है, उसको हाथ में लेकर के देखता है, अपने प्रत्यक्ष अनुभवों से देखता है, अप्रत्यक्ष अनुभवों से देखता है, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां उसे अपने पिताजी से, अपने माताजी से, अपने सराउंडिंग से, फोटो से, तस्वीरों से, कहानियों से इत्यादि से मिलती चली जाती है। तो जैसे जैसे चीजें उसके ज्ञान में, उसके मस्तिष्क में जुड़ती हैं, वैसे वैसे हम कहते हैं कि प्रत्यय का निर्माण हो रहा है। अब जो प्रत्यय है उसकी कहानी एक और है कि प्रत्यय बड़ा वोलेटाइल होता है। आप ये नहीं कह सकते एक बार जो प्रत्यय बन गया तो वो बदला नहीं जाएगा, थोड़ी देर के बाद हो सकता है प्रत्यय फिर बदल जाए। आज मैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, एक वस्तु के बारे में जो धारणा रखता हूं, जो ज्ञान अभी मेरे अंदर है, वो हो सकता है थोड़ी देर के बाद किसी दूसरे अनुभव को मुझे मिला और वो बदल गया। मैं एक शिक्षक की प्रत्यय को समझूं, एक शिक्षक है, एक शिक्षक की जैसी अवधारणा मेरे मस्तिष्क में बैठी हुई थी वैसी अवधारणा मेरे मस्तिष्क में बैठी थी कि ये फला शिक्षक बड़े ही कठोर हृदय के हैं और बड़ी पिटाई लगा सकते हैं, या बड़े सख्त अनुशासन वाले हैं और कॉर्पोरल पनिशमेंट भी देते हैं। लेकिन जब मैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिला, ये प्रत्यय जो मेरा बना था ये मेरे सहयोगियों की वजह से बन सकता है कि मेरे सहयोगियों ने बताया यार ये शिक्षक बहुत बहुत टाइट है, बहुत खड़ूस है, बहुत सख्त है। लेकिन जब मैं खुद पास होकर के उस सीनियर क्लास में पहुंचा, जब मुझे शिक्षक ने प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाना शुरू किया तो मुझे पता चला वो शिक्षक तो बिल्कुल सख्त नहीं है, वो तो पढ़ा रहे हैं और बच्चों से अपना रेपो जो है, जो संबंध है, वो भी अच्छा से स्थापित कर रहे हैं। तो मेरा जो प्रत्यय था उस शिक्षक के प्रति या शिक्षक के प्रति वो बदल गया। अब मैं पढ़ा रहा था, अब इसी गलतफहमी में मैंने उनकी क्लास में बदमाशियां करनी शुरू कर दी।
और खूब बदमाशी करने लगा। एक दिन उसी शिक्षक ने मुझे पकड़ लिया और बहुत जोर से मार दिया, खूब पिटाई की। तो मेरा फिर प्रत्यय बदल गया, नहीं भैया जो कह रहे थे वो ठीक था, ये टीचर जो है वो बड़े सख्त हैं, अनुशासन प्रिय हैं। तो प्रत्यय जो होता है वो बदलता रहता है। ग्लास, बहुत सारे ग्लास उसने देखे, जो अपना ग्लास था, नॉर्मली हम छोटे बच्चों को जब ग्लास देते हैं तो धातु का बना हुआ ग्लास देते हैं, स्टील का बना हुआ ग्लास देते हैं, तो वो क्या करता है, जब गुस्सा होता है उस ग्लास को फेंक देता है। लेकिन कांच के ग्लास को वो नहीं फेंकता, तो उसका प्रत्यय बदल गया कि ग्लास को आप फेंकते हैं तो वो टूट जाता है। लेकिन जब एक और कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बना कि यदि यही ग्लास कांच के किसी वस्तु का, कांच का बना हुआ होगा, फेंकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो टूट जाएगा, फिर वो मतलब का नहीं रहेगा। तो प्रत्यय जो है वो बदलता रहता है। तो ये प्रत्यय को बदलना, प्रत्यय का बनना, ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम प्रत्यय निर्माण कहते हैं। अब प्रत्यय का निर्माण किया गया, बहुत सारे प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में बनते हैं। आपने सुना होगा भी, बहुत सारी जो ज्ञान होता है वो हमारे मस्तिष्क में डेवलप होता है, तमाम अनुभवों से हमको ज्ञान मिलता है, उन्हीं अनुभवों के द्वारा हम लोग प्रत्यय को प्राप्त करते हैं ना। अब यह जो प्रत्यय है, यह प्रत्यय होता क्या है कि कई प्रकार से बनता है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैं जब तक उस कक्षा पहुंचा नहीं था तब तक मुझे शिक्षकों ने, मुझे सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि वो शिक्षक कैसे हैं, तो मैंने कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला, मेरे साथियों ने जो कहा वो मैंने मान लिया। तो मेरे मन में उस पर्टिकुलर शिक्षक के लिए, शिक्षक कम्युनिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बन गया कि फला शिक्षक ऐसा है, सख्त है, अनुशासन प्रिय है, या लीनियंट है, XYZ। तो ये प्रत्यय मुझे अपने साथियों ने दिया, ये प्रत्यय मुझे अपने अभिभावकों ने दिया, ये प्रत्यय मुझे अल्टीमेट जो मेरे सराउंडिंग है उसने मुझे दिया। लेकिन मुझे दूसरी बार जो प्रत्यय मिला वो तो मैं डायरेक्ट टीचर से अपना अनुभव ले लिया, मैं डायरेक्ट उनके पास गया और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो गया कि अच्छा फला शिक्षक। नाउ अब होता क्या है कि ये जो प्रत्यय बनने की प्रक्रिया होती है ये तमाम अलग अलग प्रकार से होती है। तो 3 प्रकार से इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। पहली जो प्रक्रिया है वो है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मतलब वह प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से हो। प्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको बताया कि जिसका हम अपने संवेदी अंगों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव करें, उसको हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव कहा। जैसे ग्लास है, ग्लास को मैंने हाथ में लेकर के एग्जाम्पल दिया, तो वो प्रत्यय ग्लास का प्रत्यय हुआ। दूसरी बात मैंने बताया कि एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है तो वो प्रत्यक्ष प्रकार का प्रत्यय निर्माण है, जहां पर मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस अपने उन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुआ। दूसरा है जो मुझे इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट प्राप्त हुए। इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब जो मुझे अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए। अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य मेरा ये है कि मैं अपने संवेदी अंगों के माध्यम से उसको प्राप्त नहीं कर पाया, अपितु मुझे किसी और ने किसी भी अन्य माध्यम से उसको देने का प्रयास किया। अन्य माध्यम इन द सेंस लूंगा तो अल्टीमेटली मैं अपने सेंसरी ऑर्गन से, क्योंकि जो दूसरा शिक्षक है वो भी तो मुझे या तो बोल करके बताएगा या सुन करके बताएगा, ऐसे तो बताएगा, तो लूंगा तो मैं अपने सेंस ऑर्गन से ही, लेकिन उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। बीच में एक चैनल आ गया है, बीच में एक मध्यस्थ आ गया है, एक मीडिएटर आ गया है, वो उस ज्ञान को मेरे पास तक ट्रांसफर कर रहा है। तो बीच में एक मध्यस्थ व्यक्ति उपलब्ध है, जिसकी वजह से वो जो प्रत्यय बनता है वो इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है, वो अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो ये वाली बात जो हुई वो अप्रत्यक्ष प्रकार का कॉन्सेप्ट। तीसरे प्रकार का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो फॉल्टी कॉन्सेप्ट कहते हैं, जैसे हम त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं है? कृपया बताएं, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्योंकि बिल्कुल क्लियर है सर, जी आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर। उनके तरफ कोई इशू होगा, आप क्लियर कर सकते। ओके, ठीक। तो होता क्लियर। क्या है, मैं फॉल्टी कॉन्सेप्ट बता रहा था। फॉल्टी कॉन्सेप्ट ये होता है
कि जब हमारा प्रत्यय ऐसा बना जिसमें कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटियां इन द सेंस, जैसे मैं कहूं किसी दुकान वाले के पास जा करके कि भैया ये बोतल लीजिए और इस बोतल में 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, 2 किलो गुड़ तोल के मुझे दे दीजिए। तो या तो मेरे पास गुड़ का कॉन्सेप्ट नहीं है कि गुड़ लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। अब इस बोतल में मैं, या इससे पतले ढक्कन की बोतल में मैं, दुकान वाला गुड़ कैसे डाल करके दे देगा? तो लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट बना कि गुड़ एक लिक्विड फॉर्म का एक बात है, लिक्विड फॉर्म इन द सेंस कि जो तरल अवस्था में होती है। अब दूध तो बोतल में डाल के दिया जा सकता है, लेकिन गुड़ को बोतल में डाल के नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैंने यदि दुकान पर जाकर के ये कहा कि भैया इस बोतल में मुझे 2 किलो गुड़ दे दीजिए, तो हो सकता है दुकान वाला सब पकाया और दुकान वाला सोचे कि यार ये क्या बोल रहा है। उसका रीजन है कि जो उस व्यक्ति के पास गुड़ का प्रत्यय है वो फॉल्टी था। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भाई गुड़ जब बनता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि उसी कॉन्सेप्ट को वो इस्तेमाल कर रहा हो और यहाँ पर उस दुकान में वो बोलना चाहता हो। लेकिन वो जो गुड़ बनने की प्रक्रिया थी वो केवल गुड़ को बनने की प्रक्रिया है, लेकिन जब वो दुकान पे आ गया तो वो उस लिक्विड फॉर्म नहीं होगा ना। लेकिन फिर भी दुकान में जाकर यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि गुड़ बोतल में डाल करके दे दो, तो वो स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब उसको, उस व्यक्ति को जो गुड़ का प्रत्यय दिया गया है वो फॉल्टी है। या XYZ बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फॉल्टी कॉन्सेप्ट हो गए, जो गलत कॉन्सेप्ट बन गया। आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी फॉल्टी कॉन्सेप्ट को लेकर के। आपने वो एक और कॉन्सेप्ट इसमें सुना होगा जिसमें आप तमाम गलत ढंग से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, जिसको आपने वर्बलिज्म अर्थात मौखिकता आपने सुनी होगी। मौखिकता इसी फॉल्टी कॉन्सेप्ट का ही एक तरीका है। अच्छा, फॉल्टी कॉन्सेप्ट वर्बलिज्म, जहां पर आप बिना स्पष्ट प्रत्यय के चीजों की व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए 3 चीज मैंने आपको बताई जब कॉन्सेप्ट बने। पहले प्रकार डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, दूसरा तरीका इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा आपको प्रत्यय मिला, और तीसरा आपको चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो आपको फॉल्टी कॉन्सेप्ट मिला। आपका जो प्रत्यय है वो स्पष्ट नहीं है, वो गलत बना हुआ है। तो ये 3 प्रकार के बन गए। अब हम इन चीजों को दृष्टिबाधितों के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं कि दृष्टिबाधिता के केस में ये प्रत्यय निर्माण किस प्रकार प्रभावित होता है। देखिए, ये जो दृष्टिबाधिता के कारण जो सीमाएं हैं, दृष्टिबाधिता के कारण जो उसकी लिमिटेशन जो लॉवेनफेल्ड ने बताई थी, वो 3 है बेसिकली। बेसिक लिमिटेशन जिसे आप कहते हैं, प्राइमरी इम्प्लीकेशंस आप जिसे कहते हैं, और वो है रेस्ट्रिक्शन इन रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अर्थात अनुभवों के प्रकार तथा प्रसार की सीमा। दूसरा है एबिलिटी टू मूव अबाउट, अर्थात रेस्ट्रिक्शन इन एबिलिटी टू मूव अबाउट, इसका मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक चलने फिरने की सीमा। और तीसरा है रेस्ट्रिक्शन इन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, अर्थात वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने में समस्या। जो इंटरेक्शन, जो अंतःक्रिया वातावरण से होती है, उसके साथ में लिमिटेशन होती है। मैं तीनों को जरा यहाँ पे स्पष्ट कर दूं। पहले हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन इन रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अर्थात अनुभवों के प्रकार तथा प्रसार की सीमा। आपको मालूम है हम ज्यादातर ज्ञान जो होता है वो दृष्टि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम दृष्टि के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो यहाँ क्योंकि विजन लॉस है, तो हम उस ज्ञान को डायरेक्ट अनुभव से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसके कारण आपके जो अनुभव है वो सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। आपको हो सकता है जो आप चीज देख पा रहे हो वो नहीं देख पाने के कारण आपको प्रत्यय नहीं मिलेगा। अगर प्रत्यय नहीं मिलेगा तो आपके अनुभव सीमित हो गए, आपकी लिमिट हो गई
कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मुझे देख करके सीखना था। बहुत सारी चीजें इमिटेटिव लर्निंग के द्वारा ही सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल और केवल इमिटेशन से ही आ जाती हैं। लेकिन समस्या इस बात की होगी कि उन लिमिटेशंस के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। उस विजन लॉस के कारण हमारा जो ज्ञान है वो प्राप्त हमको नहीं हो पा रहा। तो लिमिटेशन हो गई ना, उसके कारण आपके जो अनुभव है वो सीमित हो जाएंगे। हो सकता है कि पहले आप इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और बाद में दृष्टि बाधित के कारण इतना रह जाए, या इसका उल्टा हो जाए, या उल्टा इन द सेंस ये इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो इतना सा रह जाए, क्योंकि बाकी सारा ज्ञान आपको किससे मिलना है? बाकी सारा ज्ञान आपको अपनी सेंसेस इंद्री देख करके मिलना था, और वो लिमिटेड है। तो न देख पाने के कारण आपके अनुभव लिमिटेड होंगे, और वो तब तक लिमिटेड रहेंगे जब तक आपको अनुभव डायरेक्ट कोई दे नहीं देता। तो पहला जो लिमिटेशन है वो है रेस्ट्रिक्शन, रेंज एंड वैरायटी। दूसरा है एबिलिटी टू मूव अबाउट, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक चलने फिरने की सीमा। अब स्वतंत्रता पूर्वक चलने फिरने की सीमा हम जान रहे हैं कि यदि व्यक्ति को ओरिएंटेशन क्लियर नहीं है, यदि जानता नहीं है, तो उसको चलने फिरने में सीमाएं होंगी, वो सीमाएं आरोपित होंगी। यदि लो विजन है तो थोड़ा सा कम होगी। ये टोटली ब्लाइंड है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वातावरण का उसके पास ज्ञान नहीं है, तो निचुल सी बात है उसको चलने फिरने में सीमा होगी, और वो चलते समय दूसरी चीजों से, वस्तुओं से टकरा सकता है। और तीसरी जो बात हम बात करें वो है रेस्ट्रिक्शन इन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि वातावरण से आप सामंजस्य नहीं, अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। इस कमरे में यदि मैं बैठा हूं तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो दीवारों पर लगी हुई है, पर्दे हैं, एसी का बटन है, एसी पर उसका एक नंबर लिखा हुआ है, कितने टेम्परेचर में चल रहा है, टेबल पर सामग्री पड़ी है, डबल बेड पर सामग्री पड़ी है, लेकिन वो सभी सामग्री मैं बीइंग अ दृष्टिबाधित व्यक्ति देख नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है ना, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन उससे नहीं हो पाएगा, कि वस्तु तो मुझे बताएगी नहीं ना कि मैं वहां पड़ी हूं, और मैं विजन लॉस के कारण वस्तु को देख नहीं पाऊंगा, तो उस वस्तु के साथ मेरी अंतःक्रिया लिमिटेड हो जाएगी। चाबी है, चाबी बिस्तर पे पड़ी है, चाबी आवाज करके मुझे बोलेगी नहीं, और मैं चाबी को देख नहीं पाऊंगा, तो मेरे और चाबी के बीच में जो अंतःक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। तो मेरे अनुभव लिमिटेड हो गए, मेरी मोबिलिटी लिमिटेड हो गई, मेरे जो इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ है वो लिमिटेड हो गया। अब इस कमरे में कोने में एक आदमी खड़ा हुआ है, बोल नहीं रहा है, तो मैं उससे अंतःक्रिया स्थापित कर पाऊंगा, उससे कुछ वाद विवाद कर पाऊंगा, उससे कुछ वार्तालाप कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक नहीं कर पाऊंगा। ऐसी तमाम चीजें, तो इन लिमिटेशन के कारण मेरे कॉन्सेप्ट प्रभावित हो जाते हैं, मेरे को वो कॉन्सेप्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो होता क्या है कि हम लोग जब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बालक को इन लिमिटेशंस को दृष्टिगत रखते हुए कि इस समय यह बालक को कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं मिल पाया, अब हम उसे दूसरे प्रकार से कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। दूसरे प्रकार से कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करने का मतलब, आपको मालूम है उसके पास विजन लॉस है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप करेंगे क्या? हम सीधे सीधे हम ऐसे प्रयासों को करना शुरू करेंगे, हम ऐसे अवसर पैदा करेंगे जिससे उसको अनुभव का ज्ञान हो, जिससे उसको अनुभव मिलने लगे। अनुभव मिलने लगे इन द सेंस कि हम ऐसे क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे उसको अनुभव मिले, जिससे उसकी वो हेजिटेशन दूर हो, जिससे जहां तक संभव हो सके वहां तक हम ये प्रयास करें कि बालक का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक प्रकार से डेवलप हो। अभी ठीक प्रकार से डेवलप करने का बड़े सारे माध्यम होते हैं, लोग इसके लिए तमाम तकनीकियां अपनाते हैं, उन्हीं तकनीकों की चर्चा करते हैं। ये जो मैंने एक चीज इसमें छूटी जा रही थी वो ये है कि जो बेसिक लिमिटेशंस की हमने बात की ना, अभी जो लोवेनफेल्ड ने दी थी, उन बेसिक लिमिटेशंस में प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग उन लिमिटेशंस को बेसिक लिमिटेशन इसलिए मान रहे थे कि वो हर दृष्टिबाधित के साथ है। लेकिन जब हम ये वाली बात करते हैं
कि बाकी और भी तो लिमिटेशन दृष्टिबाधित के साथ हो जाती हैं, तो वो जो लिमिटेशंस होती हैं वो बेसिक लिमिटेशंस नहीं कहलाती। वो बेसिक लिमिटेशन इसलिए नहीं कहलाती हैं कि जरूरी नहीं है कि वो लिमिटेशन प्रत्येक दृष्टिबाधित के साथ हो रही है। तो प्राइमरी इंप्लीकेशंस में और सेकेंडरी इंप्लीकेशन में फर्क देखिए। प्राइमरी इंप्लीकेशंस के कारण हर दृष्टिबाधित व्यक्ति उससे ग्रसित है, उसके साथ वो सीमाएं हैं। लेकिन जो सेकेंडरी इंप्लीकेशंस हैं वो जरूरी नहीं है कि हर दृष्टिबाधित के साथ। अब तमाम समस्याएं होती हैं, आपको मालूम है यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो उसके परिवार में उतना अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके परिवार में उतनी सब चीजें उसको समझने वाले ना हो, उसको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े, उसको शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़े, उसको वैयक्तिक समस्याओं का सामना करना पड़े, उसको और जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन जो जिसे आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं उनका सामना करना पड़े। लेकिन ये जो इम्प्लीकेशंस हैं सेकेंडरी, ये जरूरी नहीं है कि सभी में हो। यदि किसी व्यक्ति, किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के पास अपने लालन पालन और भरण पोषण के लिए पर्याप्त आर्थिक धन उपलब्ध है तो उसे आर्थिक समस्या क्यों होगी? उसकी नौकरी लगी हुई है या वो अपना व्यवसाय बहुत अच्छे से कर रहा है तो उसको आर्थिक समस्या क्यों होगी? उसके पास बहुत सारा अर्थ है, बहुत सारा पैसा है, तो जरूरी नहीं कि आर्थिक समस्या हो। उसके साथ हो सकता है पारिवारिक समस्या ना हो, उसे कोई जीवन साथी बहुत अच्छा मिल गया हो, उसके माता पिता, भाई बहन इत्यादि बड़े अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉब्लम्स को समझते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पारिवारिक समस्याएं ये प्रत्येक दृष्टिबाधित के साथ हो, ये जरूरी नहीं है कि आर्थिक समस्याएं प्रत्येक दृष्टिबाधित के साथ हो, ये जरूरी नहीं है कि और जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं वो प्रत्येक दृष्टिबाधित के साथ हो। जो एंजाइटी है, जो तनाव है, वो हो सकता है मेरे पास हो, मेरे साथी दृष्टिबाधित जो दूसरा उसके पास ना हो, या इसका वैसा वर्षा उसके पास हो, मेरे पास ना हो। तो ये जो सेकेंडरी इंप्लीकेशंस होती हैं ये देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है, व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार बदल जाती है। आज इस देश में एक समस्या है, कल वहां पे समस्या होगी। दृष्टिबाधित व्यक्ति को जो प्रॉब्लम आर्थिक, आज समस्या आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कल उसी व्यक्ति के साथ वो आर्थिक प्रॉब्लम्स ना हो, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए, या इसका उल्टा हो जाए, आर्थिक रूप से आज सक्षम है, कल को कुछ ऐसी परिघटना घट गई जिससे वो आर्थिक रूप से कल समस्या में आ जाए। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि तमाम ऐसी सेकेंडरी इंप्लीकेशंस होती हैं, द्वितीयक प्रभाव दृष्टिबाधिता के होते हैं जो कि डायरेक्ट दृष्टिबाधिता के नहीं होते, लेकिन दृष्टिबाधिता के परिणाम जिन चीजों पर पड़ते हैं उसके कारण हो जाते हैं। तो होगा क्या कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंप्लीकेशंस आपके प्रत्यय निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। हो सकता है उनको सही प्रत्यय न मिले, हो सकता है उनको किसी ने झूठ बोल दिया हो सकता है उसको क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति में बाधक था तो उसको उतने उपकरण नहीं मिल पाए, उसको उतनी ब्रेल पुस्तकें नहीं मिल पाई हो, तमाम ऐसी बातें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी पिछला जो लेक्चर चल रहा था उसमें CRC सुंदरनगर के डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल वहां दिया कि हम कैसे सुनिश्चित करते हैं, कैसे उसको देते हैं। उन्होंने वो हाथी वाला एग्जांपल दिया था कि जब भी हम हाथी को, किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को रूबरू कराते हैं, उसे रियल ऑब्जेक्ट से, उस प्रकार का जो बड़ा साइज का रियल ऑब्जेक्ट होता है, यदि हम उसे हाथी को तमाम कराएं तो अलग अलग जगह पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसे अलग अलग जगह से परसीव कर रहा है। जो दृष्टिबाधित इस फोरम पर जुड़े हुए हैं उनको जरा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। बेटा पानी की एक बोतल और लिया, गर्म पानी भैया से बोलना, गर्म पानी बहुत तेज गर्म। तो होता क्या है कि जब भी उस हाथी को लेकर के, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति में उनको मैं बताना चाह रहा था कि वो क्या परिघटना है जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग बताते हैं कि हाथी का कॉन्सेप्ट यदि हम बालक को दे रहे हैं
एक छोटी क्लास के बालक को यदि मान लीजिए कोई पालतू हाथी, हालांकि ऐसा करना मैं उचित नहीं मानता हूं, मैं केवल कहानी कथन के उद्देश्य से आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसे जरूरी नहीं कि आप प्रत्यक्ष रूप से अपनी क्लास में करें और करिएगा भी मत, थोड़ा खतरनाक है। मैं कहानी के उद्देश्य से आपको केवल बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपने तीसरी चौथी क्लास के जितने भी 5वीं क्लास के जो बच्चे थे, उन बालकों को यदि आपने, एक मिनट, हाँ जितेंद्र, हाँ बताए, सॉरी माफ कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि यदि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के सारे विद्यार्थियों को, यदि क्लास में 7 या 8 विद्यार्थी होते हैं, उन्हें उस हाथी से परिचय कराया जाए, तो एक आदमी, एक विद्यार्थी उसके एक पैर पे खड़ा है, एक विद्यार्थी उसके दूसरे पैर के पास खड़ा है, एक विद्यार्थी उसके पूंछ के पास खड़ा है, एक विद्यार्थी उसके कान के पास खड़ा है, ऐसे ऐसे करके एक विद्यार्थी उसके सूंड के पास खड़ा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सूंड का, कान का, पूंछ का, पैरों का, इन सब का आकार अलग अलग है, इन सब का टेक्सचर, भले एक टेक्सचर भी अलग अलग है। पूंछ में बाल होंगे, जो पैर होंगे वो बहुत बड़े बड़े खंबे जैसे होंगे, कान होंगे तो कान पंखे जैसे होंगे, बड़ा पर्दा जैसा। तो इस तरह से तमाम आपको अलग अलग प्रत्यय एक ही वस्तु के उसको मिले। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। देखिए कि प्रत्यक्ष अनुभव, किसी दृष्टिबाधित बच्चों की कक्षा को यदि आप हाथी का प्रत्यक्ष अनुभव दे रहे हैं, तो एक को आपने पैरों के पास खड़ा कर दिया, एक को सूंड के पास खड़ा कर दिया, एक को पूंछ के पास खड़ा कर दिया, एक को कान के पास खड़ा कर दिया, एक को उसके ऊपर बिठा दिया, उन पांचों के पास उस हाथी का अलग अलग प्रत्यय बनेगा, क्योंकि वो अपने हाथों के संपर्क में आकर के जितना भी देख पा रहे हैं वही उनका प्रत्यय अनुभव हो गया। अब यदि आप इस चीज को दोबारा अपनी वक्तव्यों से, दोबारा अपने ज्ञान से उनको मौखिक अनुवादेशन के द्वारा, जो वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके द्वारा यदि आप नहीं उनको बताएंगे कि जहां पर कान वाला व्यक्ति खड़ा है उसका क्या मतलब है, कान उसके कैसे होते हैं, ये जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है उसके पैर के पास है, और उसके बाद उसे रोटेट नहीं करेंगे, एक बार कान दिखाया, एक बार उसी बच्चे को दूसरे उस बच्चे को उठा करके कान दिखाया, कान के बाद उस बच्चे को उठा के सूंड दिखाई, सूंड दिखाने वाले बच्चे को पूंछ दिखाई, ऐसे करके आपने जब तक उसे अलग अलग करके पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देंगे तब तक वो स्पष्टता नहीं आती। तो ये एग्जाम्पल हम लोग अक्सर क्लासरूम में देते हैं। दूसरी जो बात निकल करके आती है जब हम किसी भी बालक को कॉन्सेप्ट प्रदान करते हैं, तो आपने बहुत सारी कक्षाओं में ये देखा होगा कि कॉन्सेप्ट प्रदान करने के लिए जो कई जो रिसोर्स रूम बने रहते हैं, ज्यादातर विद्यालय में रिसोर्स रूम है, आप उसमें तमाम तरह के मॉडल्स रखते हैं, आप उसमें तमाम तरह के जानवरों के चित्र रखते हैं, आप उसमें तमाम तरह के जानवरों के मॉडल छोटे 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 रखते चले जाते हैं। अब वहां एक गलती क्या होती है कि जैसे आपने हाथी का मॉडल रखा, आपने कुत्ते का मॉडल रखा, शेर का मॉडल रखा, गधा, जेब्रा, सबका मॉडल रखा, लेकिन एक बात का ध्यान नहीं दिया कि सबका साइज जो है वो नहीं, एक गिलास में मुझे बहुत गर्म चाहिए, ये गिलास मेरा अच्छा है, ये अच्छा है, इस गिलास में तेज गर्म पानी का पी लिया। होता क्या है कि उसी रिसोर्स रूम में जितने भी जानवर आपने रखे, वो आजकल लेदर के जानवर आते हैं, इतने बड़े बड़े सारे जानवर, वो एक ही साइज के सारे जानवर रखे रहते हैं, और उसमें यदि उसको दृष्टिबाधित व्यक्ति देखेगा तो सोचिए कैसे देखेगा। उस मॉडल के अनुसार हाथी भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कुत्ता है। कुत्ता, जेब्रा, गधा, घोड़ा, हाथी, बंदर, सारे के सारे एक ही माप के रखे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि जो कुत्ता भी इतना ही बड़ा होता है, उसी प्रोपोर्शन में आपने उसको हाथी का मॉडल पकड़ा दिया। देखो ये रहा हाथी, आपने वो कांच वाले जो चीनी मिट्टी के जिसमें कप से हम चाय पीते हैं उसके मॉडल कहीं दिखा देते होंगे,
तो वो दोनों सब, वो तो देखने की दृष्टि से लग रहा है। अब जो दृष्टिवान व्यक्ति है वो तो देख लेगा, हाथी का मॉडल उसने इतना सा देखा था, लेकिन वस्तुतः हाथी तो मेरे से भी बड़ा होता है। तो ये चीजें आपको उस रिसोर्स रूम में देखने लायक होती हैं कि आप जिस प्रपोर्शन में कुत्ते का मॉडल दिखा रहे हैं, उसका कम से कम कुछ प्रपोर्शन को तो ध्यान में रखते हुए आपको एक जो मॉडल है वो हाथी का दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही प्रकार के सब मटेरियल खरीदते चले जाते हैं और बड़े सुंदर दिखने की दृष्टि से हम उन्हें सब एक साथ रख देते हैं। और एक साथ रखने में कुत्ता भी उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा हाथी होता है। ये प्रत्यय एक मस्तिष्क में बन जाता है, क्योंकि मेरे पास तो मेरे जो हाथों से देखने की जो क्षमता है वो यही है, जैसे मैंने कुत्ते को देखा उसी के बराबर का मैंने मॉडल एक हाथी को देख लिया। तो इस तरह से फॉल्टी कॉन्सेप्ट क्लासरूम्स में बनते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्लासरूम में इन सब चीजों का ध्यान रखें, जिसमें हम पहले बात करते हैं कि बच्चे को ऑब्जेक्ट का जितना भी हो सके रियल हैंड एक्सपीरियंस दें। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का मतलब आपको मालूम है, वस्तुओं का ज्ञान उसको प्रदान करना चाहिए। जैसे पेपर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इवन ब्लाइंड है तो क्या होगा, चश्मे का भी कॉन्सेप्ट, वस्तुओं से उसको रूबरू करा देना चाहिए। अब इनमें कुछ सावधानियां भी हम आगे इस सेशन में जब आखिर में पहुंचेंगे सावधानियों को भी चर्चा करेंगे। जहां तक संभव हो सके इस बात की परवाह किए बगैर कि नुकसान होगा तो उसको हम अलग कर देते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, नुकसानदायक है व्यक्ति के लिए तो हम उसे नहीं दिखाएंगे, लेकिन जहां तक संभव हो सकता है जो चीज हार्मफुल ना हो वो उस बालक को डायरेक्ट दिखा देंगे। टेबल, कुर्सी, ट्रॉफी, आप टेबल लैंप, लैपटॉप, बल्ब है, चार्जर है, ग्लास है, कुर्सियों का पूरा शेप है, गद्दा, ये जितनी भी चीजें होती हैं कोशिश करिए कि आप उस बालक को प्रत्यक्ष अनुभव दे सकें। ये बड़ा जरूरी है। तो जब आप प्रत्यक्ष अनुभव देंगे, ऑफ कोर्स मैं बार बार कहता हूं, जिसका संभव हो सके। अब संभव नहीं हो सके ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप बहुत जो नुकसानदायक चीजें हैं उसका कॉन्सेप्ट आप बालक को अलग प्रकार से देंगे, डायरेक्ट नहीं दे सकते। आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। जल्दी तेज गर्म प्रेस का कॉन्सेप्ट कैसे देंगे? तेज गर्म प्रेस का कॉन्सेप्ट हम साइटेड बच्चों को ढंग से नहीं दे पाते हैं। अब तेज गर्म प्रेस तो छूने को तो नहीं कहेंगे। तेज गर्म प्रेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। तेज गर्म प्रेस है, स्पीडिंग व्हीकल है, एक बहुत तेज चलता हुआ वाहन रोड पर कैसी आवाज करता है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे देंगे? भाई जो लोग एक्सप्रेसवे के आसपास रहते हैं उनके पास तो प्रत्यक्ष अनुभव मिल जाता है, तो वो कुछ बातें हैं। अब पहाड़ का कॉन्सेप्ट हम कैसे देंगे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, तो हमें उसके साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। दूसरी हम बात करते हैं, हम उसे प्रॉपर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए अलग अलग शेप का कॉन्सेप्ट देते हैं। अलग अलग जो आकृतियां हैं, अलग अलग शेप, उनको बनाते हैं। स्क्वायर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। अब उसमें मंजीत जी ने एक बात कही थी, वो वहीं रुक गई थी, कि बालक को गोल का कॉन्सेप्ट समझाना है और गोल का मतलब केवल रोटी है। अब उस गोल को हम सर्कल से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रोटी भी गोल है और सर्कल भी गोल है, लेकिन रोटी एक अलग स्ट्रक्चर है और सर्कल एक अलग स्ट्रक्चर है। सर्कल एक अलग आकृति है, नो डाउट कि वो दोनों गोल होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? हम जो बेलन होता है यानी सिलेंडर जैसे कहते हैं, उसमें कैसे अंतर बनाएंगे? वो क्या होता है, कोन क्या होता है, शंकु क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, इन सब शेप्स को हमको बताना पड़ेगा। कर्व क्या होता है,
राइट। तो ये जितने भी चीजें होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमें बालक को देना पड़ता है। अब शेप का कॉन्सेप्ट दिया, हमको उसको साइज का भी कॉन्सेप्ट देना पड़ता है। साइज का कॉन्सेप्ट का मतलब बड़ा और छोटा क्या होता है, राइट, थिक, मोटा और पतला क्या होता है, लंबा और छोटा क्या होता है, अर्थात चौड़ा और पतला क्या होता है, सकरा क्या होता है। ये जितने भी प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को आपको बालक को बताना पड़ता है। तो हमने बात की ऑब्जेक्ट की, इसको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, हमें ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, और तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को उसको प्रत्यक्ष अनुभव देना पड़ेगा। प्रत्यक्ष अनुभव देने के बाद हमने उसको अलग अलग साइजेस से रूबरू कराया, साइज अलग अलग होते हैं। अब शेप्स अलग अलग होते हैं। शेप्स में ध्यान रखिएगा एक चीज हम और आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, शेप 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में बालक को अंतर करना सिखाइएगा, वरना रोटी भी गोल है और सर्कल भी गोल है। इन दोनों में यदि आपको स्पष्टता लानी है तो बालक को आपको ये बताना पड़ेगा कि 2 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है। जब एग्जाम्पल देंगे तो भी आपको बताना पड़ेगा कि एक आयताकार क्या होता है और एक घनाभ क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड, अर्थात घनाभ को कैसे समझते हैं और आयताकार को कैसे समझते हैं, दोनों में अंतर है। एक 2 डायमेंशनल है, एक 3 डायमेंशनल है, लेकिन शेप जो होती है, जो उसका एक फलक जो होती है वो आयताकार। तो इन सब चीजों को उसको बताना पड़ता है। हमें बालक को अलग अलग टेक्सचर्स देने पड़ते हैं, अलग अलग छू के देखी जा सकने वाली चीजें उसको दी जाती है, टच कर सके प्रत्येक चीज को। खुरदुरा क्या है, चिकना क्या है, चिकनाहट के भी अलग अलग स्तर हैं, खुरदुरेपन की भी अलग अलग स्तर हैं। ये खुरदुरा चिकना बनाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं इतना खुरदुरा चीज मत दिखाइएगा उसको जिसको उसकी स्पर्शी क्षमता खराब हो। ये हमने वो किया। उसके बाद उसको आपको बॉडी का जो इमेज है, बॉडी को लेकर के जो अवेयरनेस है, उसके शरीर के अंगों को लेकर जो अवेयरनेस है, वो उसे प्रदान करनी पड़ेगी। अपने शरीर को जाने, मेरे शरीर में और सामने वाले के शरीर में क्या अंतर है, उस बात को समझे। मैं 5 साल का बालक हूं, मेरे शरीर में एक 15 साल का बालक है, उसके शरीर में क्या अंतर है, एक बुजुर्ग है, उसके शरीर में क्या अंतर है। तो बॉडी अवेयरनेस रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट देना बड़ा जरूरी है। और एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग अक्सर, जिससे हम लोग स्वयं शर्मा जाते हैं, अक्सर हम विरोध कर, मतलब अप्रच्छन्न रूप से विरोध करते हैं, दिखाई ना देने वाला विरोध करते हैं, वो ये है कि एक बालक को, एक दृष्टिबाधित बालक को जो विपरीत लिंगी है, उसके शरीर में और अपने शरीर में क्या अंतर है, ये उसको कैसे कॉन्सेप्ट दे पाएंगे। ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं, ये हम उसे बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम जो मैंने आपको अपनी बॉडी, जहां पर भी हमने कहा कि हमने बॉडी अवेयरनेस उस बालक को अपने शरीर के परिप्रेक्ष्य में बतानी है, तो अपने शरीर के परिप्रेक्ष्य में वो तभी जानेगा जब वो दूसरे के शरीर के परिप्रेक्ष्य में अपने शरीर को देखेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अपना शरीर, मेरा शरीर मेरे ही जैसे लिंग के दूसरे व्यक्तियों के शरीर से किस प्रकार भिन्न है, और मेरा शरीर दूसरे लिंग के व्यक्तियों से किस प्रकार भिन्न है, ये बॉडी अवेयरनेस मुझे उसे प्रदान करनी पड़ेगी। इस कार्य के लिए एक अलग सेशन हम लोग बुला सकते हैं कि कैसे हम लोग बॉडीली कॉन्सेप्ट्स को, बॉडी अवेयरनेस को, खासतौर से जो विपरीत लिंगी हैं उससे संबंधित चीजें हों, वो बताने के लिए हम लोग सेशन इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आगे मैं कहूंगा इनसे। तो बॉडी अवेयरनेस के बारे में जानकारी हो, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीजें यदि हम बालक को एक अच्छी प्रकार से, एक भली प्रकार से उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो बालक क्या करेगा, उसे तमाम इधर उधर से प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जो कि हो सकता है फॉल्टी हो,
जिससे उसको नुकसान होगा, जिससे उसकी तमाम चिंताएं बढ़ेंगी, जिससे वो अलग एक डायरेक्शन में जा सकता है। तो क्यों ना हम उसको बॉडी अवेयरनेस की भली प्रकार, सही प्रकार से जानकारी प्रोफेशनल माध्यम से दें, ये एक प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा हमें पोजिशनल कॉन्सेप्ट्स का मतलब हम बात करते हैं कि पोजीशन क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, भीतर क्या है, बाहर क्या है। स्पेशियल कॉन्सेप्ट, स्पेस स्थिति से रिलेटेड, वह वस्तु बहुत ऊपर थी। अब बहुत ऊपर का मतलब क्या है? आसमान में हवाई जहाज बहुत ऊपर उड़ रहा था, आसमान में रॉकेट उड़ते उड़ते बहुत ऊपर तक चला गया, चिड़िया बाज से बहुत ऊपर उड़ रही थी, बादल भी बहुत ऊपर थे। एक मिनट होल्ड करिएगा। तो ये जो बहुत ऊपर का कॉन्सेप्ट है कि आसमान में बहुत ऊपर, आसमान से बहुत ऊपर का मतलब तो यहां से लेके प्रत्यक्ष ब्रह्मांड तक का है। तो बहुत ऊपर का क्या कॉन्सेप्ट है? पानी का गर्म वाला। तो उस बहुत ऊपर का क्या कॉन्सेप्ट है, वो हमको उसको स्पेशली नहीं, स्पेशली बताना पड़ेगा, एस्थेटिक संबंधी बताना पड़ेगा, स्पेस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बतानी पड़ेगी। लटका हुआ चीज कैसे होती है, और स्ट्रक्चर समझाना। मैं छोटा सा एग्जांपल यहां और दूंगा। मैं जब ट्रेनिंग में था तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दृष्टिबाधित व्यक्ति ये नहीं जान पाते थे, अभी भी वही स्थिति हमें भी प्रयास करेंगे तो ये जानने को मिलेगी कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज प्लेटफॉर्म? उसे प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं? अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग तरह का प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? आपने देखा होगा हर जगह पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई अलग अलग होती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स में होता है कि जब आप ट्रेन में जाते हैं तो सीधे ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पर आप 2 सीढ़ी चढ़ के चढ़ते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म बहुत नीचे बने हुए होते हैं। अब प्लेटफॉर्म जब एकदम लास्ट में पहुंचेगा तो वो कैसे ढाल वहां पे बनी हुई होती है, उसका कॉन्सेप्ट। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये उस बालक को प्रदान करने वाले होते हैं। ओवर ब्रिज कैसे बना हुआ होता है, फुट ओवर ब्रिज कैसे बना हुआ होता है, अंडरपास कैसे बना हुआ होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसको देने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। मैं इस जितने भी आपको ये चीजें बताएंगे, इस तरह की चीजों को हम उसे बताएंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हम सब लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषयों को पढ़ा है। हिंदी भी पढ़ी है और अंग्रेजी भी पढ़ी हुई है। हमको जब हमारे टीचर कठिन शब्द समझाया करते थे तो कठिन शब्द समझाने के लिए वो हमको बताया करते थे कि भाई कठिन शब्द का मतलब समझ गए, अब इसका वाक्य में प्रयोग करिए। तो वो जो वो वाक्य में प्रयोग कर रहे थे ना, वही वाक्य प्रयोग हमको यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में करना है कि जब भी हम उसको किसी कॉन्सेप्ट को दें तुरंत उसका प्रयोग उसको बता दें। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये जो चारों चीज हमने बताई इनका प्रयोग भी तो बताओ। कैसे समझेगा वो कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, किसका दाएं, आपका कि मेरा, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, भीतर क्या है, अंदर और भीतर में क्या फर्क है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, और वही सब प्रयोग करके आपको बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से इन सब चीजों में दृष्टिबाधित व्यक्ति को ये संभावना उसके लिए दे पाए कि वो उसके प्रत्यय को ठीक से कर सके। अब अभी हम ये बात करते हैं कि प्रत्यय उसको ठीक प्रकार से दे, लेकिन फिर भी उसको फॉल्टी कॉन्सेप्ट बन रहा है। फॉल्टी कॉन्सेप्ट बन रहा है का मतलब एक फॉल्टी कॉन्सेप्ट बन गया, उसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? हम उसे दूर करने के लिए सबसे पहले उसको निकालेंगे और उसका प्रत्यक्ष अनुभव उसके सामने रखेंगे। कोई भी प्रत्यक्ष अनुभव गलत हो जाए, जैसे आपको बताया कि गुड़ बोतल में दे दीजिए, 2 लीटर गुड़ दे दो, और 2 लीटर गुड़ मिलता नहीं है, तो वहां पे जाके व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि गुड़ एक कॉन्सेप्ट है जो कि किलो की फॉर्म में मिलता है, लड्डू की फॉर्म में आता है, भेली की फॉर्म में आता है। दैट इज नॉट इन लीटर फॉर्म, क्योंकि लीटर जो चीज है वो लिक्विड के लिए बनी है,
ठोस वस्तुओं के लिए किलो का मानदंड है, किलो का मापदंड है, उससे हमको किलो की चीजें मिलेंगी, लिक्विड पोर करने के लिए नहीं मिलेगी। तो हमको उस वर्बलिज्म को समाप्त करने के लिए जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है, उस मौखिकता को समाप्त करने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करा देना। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे सही अनुभव हो गया तो उसका वर्बलिज्म खत समाप्त हो जाएगा। अब वो कम से कम दूर तो नहीं करेगा। यदि आप ये जो ओम स्पेशल क्लासेस की बात कर रहे हैं, जिनको आपने मैसेज भेजा, तो आप इनको रिमूव करके इनसे दोबारा कहिए कि दोबारा ये फिर आ जाएंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस सेमिनार के, क्योंकि शायद हो सकता है दृष्टिबाधित तो वो गलती से कर गए हो नागेश जी। जी तो सर, आप इनको एक बार रिमूव करिए, इनसे रिक्वेस्ट करिए कि दोबारा आ जाए, तो फिर ये शायद उस बटन को न दबाएं और इस बार बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, यदि ऐसी भी कोई चिंता नहीं है, आ भी रहा है तो थोड़ी देर में हो सकता है ये अपने आप हटा लें ओम क्लासेस, ओम स्पेशल क्लासेस, ठीक है। तो वो गलती से दब जाता है, दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो। अदरवाइज हम तो ये करते थे कि जैसे आते थे तो उनको बता देते एक बार आपको रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा जब आप ऐड करेंगे तो किसी बटन को न दबाइएगा। खैर, हम बात कर रहे थे कि उन कॉन्सेप्ट्स को, फॉल्टी कॉन्सेप्ट को कैसे स्पष्ट करना है, फॉल्टी कॉन्सेप्ट को कैसे दूर करना है। तो हम फॉल्टी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देते हैं। अब ऐसे तमाम चीजें आती हैं, ऐसी तमाम बातें आती है कि हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को कॉन्सेप्ट देते हैं। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि दृष्टिबाधितता की फील्ड में काम कर रहे हैं जब हम, तो हमको ये बताना पड़ता है, तो हम अक्सर होता क्या, कभी कभी इरिटेशन हो जाती है। इरिटेशन इन द सेंस, मैं ये फील कर रहा हूं कि मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है दृष्टिबाधित व्यक्ति, मैं समझाना चाह रहा हूं, या इसका वाइसा वर्सा, या इसका उल्टा, मैं उसे बताना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ में इंटरेक्ट करें, तो ये मान करके चलें कि जब दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ में कोई दृष्टिवान या जो विकलांग नहीं है वो जब इंटरेक्ट करता है, तो हो सकता है कि उसके पास जानकारी का अभाव हो। तो जब वो प्रत्यय देगा तो हो सकता है स्पष्ट रूप से प्रत्यय न दे, तो हमको वहां पर भी ट्रेनिंग की अभी जरूरत है। हमको कॉन्सेप्ट को वहां पे भी क्लियर करने की जरूरत है, दृष्टिवान के साथ में भी, कि हमें ये सब चीजें करनी ही पड़ती है, करनी, हम जब करेंगे तो ये एहसास होगा ना। हमने फॉल्टी कॉन्सेप्ट को धीमे धीमे करके रिमूव करना शुरू किया। हम फॉल्टी कॉन्सेप्ट को रिमूव कर रहे हैं, गलत चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। हमने गलत चीजों को बाहर निकाल दिया, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो गए। फिर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको हम कभी नहीं दृष्टिबाधित व्यक्ति को दे सकते। आप दृष्टिबाधित छोड़ दीजिए, हम दृष्टिवान को भी नहीं दे सकते। दृष्टिवान को इसलिए नहीं दे सकते, 58 हो गए, मैं 2 मिनट और लूंगा। दृष्टिवान को नहीं दे सकते हम। रियल जो शेर का एग्जाम्पल है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे देंगे दृष्टिबाधित को? केवल वर्बल देना पड़ेगा, रियल कॉन्सेप्ट तो नहीं दे पाएंगे। मैंने भी कभी आज तक रियल कॉन्सेप्ट नहीं लिया था जब तक मैं लखनऊ के जू में नहीं चला गया। पहली बार शेर तो मैंने लखनऊ के जू में देखा था। मैंने जिराफ को आज तक नहीं देखा, मैंने कंगारू को आज तक नहीं देखा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, टीवी में भले ही डिस्कवरी चैनल पे देखा हो। हाँ, ये जरूरी थोड़ी है कि मैंने सारे जानवर जितने भी देश पूरे विश्व में उपस्थित हो सबको देखा, लेकिन मैंने उन जानवरों की जो विशेषताएं हैं वो जरूर पुस्तकों में पढ़ ली। उनको पुस्तकों में पढ़ा, ज़ेब्रा ऐसा होता है, उसकी विशेषताएं ये होती हैं, शेर ऐसा होता है, चीता ऐसा होता है, लगड़बग्गा ऐसा होता है, और उसकी विशेषताएं ये घातक है, ये घातक नहीं है, इनको पाला जाता है, उनको पाला नहीं जाता है, वो उसमें उसमें हम जंगलों में रहते हैं, ये हम लोग ऐसे करते हैं। तमाम तरह की चीजें, नुकीली, बहुत ज्यादा नुकीली चीज का हम अनुभव नहीं दे पाएंगे। मच्छर कैसा होता है ये कॉन्सेप्ट कैसे देंगे? इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए देखिए 2 चीजें, अब मच्छर का कॉन्सेप्ट और हाथी का कॉन्सेप्ट। अब आप मच्छर का जब मॉडल बनाएंगे तो मच्छर का मॉडल कैसे बनाओगे? मच्छर तो इतना सा होता है भैया, तो मैं अभी इस लैपटॉप में बताने की स्थिति में नहीं हूं कि मच्छर कितना बड़ा होता है। मच्छर का साइज आप देखेंगे तो मैं मतलब उंगली से तो नहीं बता पाऊंगा कितना बड़ा होगा। वो इतना छोटा और उससे मक्खी के बराबर तक का बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके एंटीना कैसे निकले होते हैं, उसका डंक कैसा होता है, ये सब समझाने के लिए मुझे एक मॉडल बनाना पड़ेगा। और वो मॉडल नेचुरल सी बात है कि ओरिजिनल मच्छर के बराबर नहीं होगा।
अब ओरिजिनल मच्छर के बराबर नहीं होगा तो मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। अब बड़ा बनाऊंगा तो लोगों को लगेगा, दृष्टिबाधित को लग सकता है कि यार मच्छर इतना ही बड़ा होता हो, तो वहां पर फिर हमें वर्बल इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि मच्छर इतना बड़ा नहीं होता है, मच्छर बहुत छोटा होता है, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए हमने इतना बड़ा मच्छर बनाया है, मच्छर वास्तव में इतना होता है। लो, किसी का बहुत अच्छा आया, 0.5 माइक्रोन का मच्छर होता है। अब 0.5 माइक्रोन का मच्छर, अब 0.5 माइक्रोन का हम मॉडल नहीं बना सकते, 0.5 माइक्रोन का हम लोग क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल पिक्चर नहीं बना सकते। ऐसे ही हम डायनासोर का कॉन्सेप्ट, डायनासोर का चित्र नहीं बना सकते, हम डायनासोर का चित्र नहीं बना सकते, डायनासोर का मॉडल हम अपने क्लास में नहीं दे सकते, हम आकाश गंगा का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आकाश गंगा का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते तो हम केवल आकाश गंगा देख के ही कॉन्सेप्ट केवल लेते हैं क्या? हम तो उसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, उसका मौखिक अनुदेश दे सकते हैं कि आकाश गंगा ऐसी होती है, कि शेर ऐसा होता है, वो खतरनाक होता है, उसका फर ऐसा होता है, तमाम तरह से। क्योंकि हर चीज का केवल प्रत्यक्ष अनुभव दिया जाए ये संभव नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि यदि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, यदि मैं दृष्टिबाधित व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं दे पा रहा हूं तो उसको अनुभव देना ही नहीं है। अरे मैं बहुत सारी ऐसी चीजों का अनुभव था, उसे दे सकता था, लेकिन कौन पेन लेगा, अरे छोड़ो ना यार, कहीं ये कॉन्सेप्ट आ जाए दिमाग में, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे बोल के बता दूंगा। ऐसा भी नहीं करना है। जहां तक संभव हो सके रियल एक्सपीरियंसेस देने हैं, जहां तक संभव हो सके, और जहां संभव नहीं है आप वर्बल डिस्क्रिप्शन दीजिए, मौखिक अनुदेश दीजिए, तो जाकर के उसके प्रत्येक फोरम से, साइटेड साथियों के माध्यम से, सहपाठियों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, तमाम माध्यमों से होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को लेकर के, ताकि दृष्टिबाधितों में कैसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो। मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं, यदि चैट बॉक्स में कोई सवाल यदि मुझे दिखाई दिया, धन्यवाद वगैरह को छोड़ करके, तो मैं उसको लेने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज आप में से किसी कोई सवाल हो तो मुझे बताइए, यदि इसमें कोई सवाल है तो मैं ढूंढ के देखता हूँ इतने सारे सवाल आए हैं, उसमें कुछ है क्या प्रश्न संबंधी। यदि आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो जरा बताइए, सवाल तो मुझे इसमें नहीं देखा। आप में से यदि कोई सवाल है तो पूछिए। अगर किसी छात्र छात्रा का कोई प्रश्न है इस कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन के संदर्भ में, कॉन्सेप्ट से संबंधित कोई प्रश्न है आपकी, कोई क्वेरी, तो आप सर के सामने अवश्य उसे रख सकें। बोले, यदि कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं, अदरवाइज आप कोशिश करिए कि बालक को जहां तक संभव हो सके उसे जो अवसर है वो उपलब्ध कराएं, उसे ज्ञान प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराएं। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको मालूम है कि ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। उसे ज्ञान लाइब्रेरी से प्राप्त हो सकता है, उसे ज्ञान शिक्षकों से प्राप्त हो सकता है, उसे ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त हो सकता है, उसे रिकॉर्डिंग से प्राप्त हो सकता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, उसे इंटरनेट से प्राप्त हो सकता है। अब तो भैया ये वेबिनार आ गया, वेबिनार से प्राप्त हो सकता है। मतलब जहां से भी संभव हो सके उसे मौके दीजिए। अभी मैं मानता हूं कि इस कोरोना काल में प्राइमरी इंप्लीकेशन बता दीजिए। ठीक सर, प्राइमरी इंप्लीकेशंस मैं बताता हूं, हाउ टू गिव कॉन्सेप्ट एयरप्लेन स्पीड। ओके, आता हूं, दो चीजों में बता दूं प्राइमरी इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसको बताऊं। पुलकित शुक्ला जी ने सवाल पूछा है, प्राइमरी इंप्लीकेशंस वो होती हैं जो इंप्लीकेशंस दृष्टिबाधिता के कारण ही केवल होती है, जो कि केवल 3 है। अनुभवों के प्रकार तथा प्रसार की सीमा, स्वतंत्रता पूर्वक चलने फिरने की सीमा, और वातावरण पर नियंत्रण की सीमा। ये 3 प्राइमरी इंप्लीकेशन जो हर दृष्टिबाधित के साथ होंगी ही होंगी। दूसरे प्रकार की इंप्लीकेशन, सेकेंडरी इंप्लीकेशन, जो कि हो सकता है दृष्टिबाधिता का कारण हो रही हो, कि उसका आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है, या फिर पारिवारिक उसको उतने सक्षम अनुभव नहीं मिल रहे हैं। ये तमाम सेकेंडरी इंप्लीकेशंस होती हैं जो कि अन्य कारणों से भी हो सकती है। जरूरी है कि
दृष्टिबाधिता के कारण, जिसको हम प्राइमरी इंप्लीकेशंस बोलते हैं। अब इन्होंने कहा कि एरोप्लेन की स्पीड का एग्जांपल कैसे देंगे, एरोप्लेन कितनी तेज उड़ता है इसका एग्जांपल कैसे देंगे। तो एरोप्लेन की स्पीड समझाने के लिए हम करते क्या है, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम दृष्टिवान के साथ करते हैं। जब तक मैं एरोप्लेन में बैठा नहीं था या फिर किसी ऐसे एयरपोर्ट में नहीं गया जहां से मैंने एरोप्लेन को चलते हुए देखा, अभी मैं लगभग 15 साल से ज्यादा होगा मैं एरोप्लेन में बैठ रहा हूं। मुझे ये 1-1.5 साल पहले ही पता चला कि टेक ऑफ करते समय और नीचे आते समय एरोप्लेन की स्पीड अलग अलग होती है। जब वो उठता है तो स्पीड 350-400 किलोमीटर पर आवर की होती है, जब उतरता है तो कंपेरेटिवली 50 के आसपास कम होती है। तो इतनी स्पीड में प्लेन उठता है, इतनी स्पीड में प्लेन नीचे जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने प्रत्यक्ष नहीं लिया। मैं हाँ किसी ऐसे एयरपोर्ट पे जाके खड़ा हुआ तो सामने मुझे प्लेन जाते हुए दिख रहा है तो उसकी ऐसे जाते हुए समय मुझे स्पीड नजर नहीं आएगी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब प्लेन उड़ता है तो कम से कम इतनी स्पीड उसे बनानी पड़ेगी तभी वो हवा में उठ पाएगा। तो ये देखिए, हर चीज का प्रत्यक्ष कॉन्सेप्ट दे दे ये संभव नहीं है। असली कॉन्सेप्ट तो वो है हम उसे कॉकपिट में बैठा के बताएं या फिर एयरप्लेन के पास ले जाके बताएं कि जब निकलता है तो इतनी स्पीड होती है। इसका मतलब ये नहीं कि 350 से 400 हो जाएगी तो प्लेन ज्यादा तेज उड़ जाएगा, 500 इतनी तेज उसका स्पीड पहुंच नहीं पाएगी, तमाम ऐसी चीजें थे। तो स्पीडिंग व्हीकल का कॉन्सेप्ट देने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, एक वर्बल डिस्क्रिप्शन और दूसरा ध्वनि। देखिएगा, आपने फार्मूला रेस सुना होंगी, जो फार्मूला 1 रेस कार होती है जो ट्रैक के अंदर होती है, जब वो चलती हैं तो बड़ी तेज आवाज आती है, जूम। एक्चुअल में वो गाड़ियों की आवाज नहीं होती है, वो टायरों की आवाज होती है, जो कि टायरों की रगड़ से, टायरों की सड़क के साथ रगड़ से वो आवाज पैदा होती है। आप किसी एक्सप्रेस वे, जो लखनऊ आगरा का एक्सप्रेस वे बना हुआ है, आप जरा 1 घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए रोड के किनारे खड़े हो जाइए, तो गाड़ी की उतनी तेज आवाज नहीं होती। आजकल तो गाड़ियां इतनी अच्छी अच्छी आती है, गाड़ियों में इतनी आवाज नहीं होती है। वो आवाज जो आती है वो 4 टायर जो जमीन से छू के चल रहे हैं वो उसकी आवाज है। तो जो जितनी तेज चलेगी गाड़ी उतनी तेज आवाज करेगी। इसलिए फार्मूला 1 की रेसेस में जो गाड़ियां होती हैं उनमें आवाज बहुत तेज होती है। तो वो टायरों की आवाज से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि जब टायरों की आवाज इस तरह से आ रही, तो देखिए गाड़ी की कितनी स्पीड हो जाती है। इन सब चीजों का आप में से कोई व्यक्ति, नो डाउट कि थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन आप यदि रोड के एक तरफ खड़े हो जाएंगे और वहां पे अलग अलग सीमा पर आजकल जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसमें ऊपर की तरफ करीबन लखनऊ एक्सप्रेसवे में 5 जगह, एक साइड की बात कर रहा हूँ, 5 जगह, थैंक यू बेटा, पकड़ लाना चाहिए था, 5 जगह कम से कम एक ऐसी वो स्पीड गवर्नर लगा कि आपकी गाड़ी जितनी तेज निकलेगी उतनी आपकी स्पीड लिखी हो जाएगी कि जितनी तेज चल रही है। तो वहीं पे खड़े हो जाइए, रिकॉर्ड बटन दबाइए अपने मोबाइल का और उसके टायरों की आवाज से नोट करिए कि कार जब 80 की स्पीड से निकलती है तो टायरों की आवाज कैसी आ रही है, जब कार 100 की स्पीड से निकलती है तो टायरों की आवाज कितनी तेज आ रही है। तो ऐसे करके निकालिए तो समझ में आएगा। उन सब एग्जांपल्स को आप दृष्टिबाधित व्यक्ति को दीजिए, उसे रिकॉर्डिंग सुनाइए, तब उसे 100 की स्पीड में टायर कैसे आवाज करते हैं। अब एरोप्लेन में आप जा नहीं सकते, मतलब हवाई पट्टी के पास जा नहीं सकते, तो हम 300 की स्पीड क्या होती है वो नहीं बता सकते, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मैं जरा एक क्वेश्चन और लेता हूं, कहाँ गया, ये एक आया था, एरोप्लेन स्पीड, अच्छा तरह से रौनक सिंह का है, विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन अगर किस तरह से टीएलएम दें जिससे अच्छे से अच्छे उस चीज को समझ सके। देखिए टीएलएम में एक काम करूंगा नागेश जी, रौनक सिंह जी का एक प्रश्न है, इसके लिए आप एक नया सेशन प्लान कर लीजिए कि टीएलएम को कैसे बनाया जाए और उनमें बनाने में और प्रदर्शन करने में किन सावधानियों को रखा जाए, ठीक है। तो वैसे टीएलएम बनाने के लिए 3-4 बेसिक चीजें मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बाकी किसी सेशन में पूरा डिटेल बता दूंगा। टीचिंग लर्निंग मतलब सहायक शिक्षण सामग्री ऐसी बननी चाहिए जो उसके लिए नुकसानदायक ना हो, जो बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी ना हो, बहुत ज्यादा पैसे वाली ना हो, ठीक है। ये सब चीजों का, और आसानी से इधर से उधर लिया जा सके, जल्दी टूटने वाली ना हो, चूहे के खा जाने वाली ना हो, और पैसा तो बिल्कुल नहीं ना लगे। ऐसी चीजों की बननी चाहिए। अब उस टीएलएम को दिखाएंगे कैसे, 1 मिनट बस।
दिखाने के लिए दो तरह से आपको क्लास होती है, जहां पर एक क्लास में एक ही दृष्टिबाधित व्यक्ति है और दूसरी बार जब आप दिखाएंगे तो एक क्लास में बहुत सारे दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। अब बहुत सारे क्लास में दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं तो आपके पास टीएलएम एक है तो अलग तरीके से दिखाएंगे, सबके लिए एक एक टीएलएम है तो अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है, तो हम उसे अगली क्लास में ले ली जाएगा। और जरा मैं सवाल ले लूं। दृष्टिबाधित बच्चियों के लिए टच प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है, इसलिए उपयुक्त मॉडल कहां से प्राप्त करें? पंकज दुबे जी हैं। पंकज जी, इसके लिए आप एक बहुत अच्छा काम करिए कि किसी भी जहां पर भी आपको संभव हो सके आप अलग अलग तरह के रेतमाल, अलग तरह के कपड़े जितना आप ले सकते हैं एक जगह से इकट्ठा करिए। किसी एक मॉडल को आप कहीं एक जगह से प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें आपको अपना विवेक और एक शिक्षक की जितनी भी मानसिक विन्यास है उसका प्रयोग करना है कि आप उसके लिए कितनी तरह की चीजों को बता सकते हैं। अलग अलग प्रकार का कागज का भी टेक्सचर अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार के कपड़ों का टेक्सचर अलग अलग होता है, ऐसी बहुत अलग अलग तरह की बालों की खाल का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। तो ऐसे करके आप एक बड़ी लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद उन मॉडल्स को मेरे ख्याल से यदि आप स्वयं बनाएंगे तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। और उनको दैनिक जीवन के प्रयोग की वस्तुओं का अलग, खेलकूद की प्रयोग की वस्तुओं का अलग, इस तरह से बना लीजिए और ये तमाम टेक्सचुअल टच प्रयोगशाला इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। बाकी आप मुझे अलग से कहेंगे तो मैं आपको एक अलग से बड़ी सी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कोई एक व्यक्ति इसको देने के लिए अभी हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। अब मैं जैसे बाहर के दोस्तों से टच में हूँ तो यदि आपको वहां से कुछ मंगाना है तो जरूर मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ एक चीजें बता सकता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है कहीं पर, अच्छा, रोड ट्रैफिक को किस तरह से विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन कर सकता है, आने वाली प्रॉब्लम को कैसे पर लेगा? नहीं, रोड ट्रैफिक पर किस तरह से विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन कर सकता है। अच्छा, रोड पे जो ट्रैफिक होता है, रोड पर जो ट्रैफिक के लिए सबसे पहले आपको अपनी ट्रेनिंग देनी होगी, मोबिलिटी इंश्योर करनी होगी। मोबिलिटी की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, सामग्री, जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने वातावरण से, यानी आप जिस रेड लाइट पर खड़े हैं, ट्रैफिक का मूवमेंट जब राइट से लेफ्ट होगा तो आपको किस तरह से मूव करना है, कब रुकता है, कब चलता है, कब कौन सा यू टर्न होता है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को देनी पड़ेगी, तब जाके करेगा। वरना अक्सर होता क्या है, जब हम एक रेड लाइट पे जैसा कॉन्सेप्ट वो पूरे देश की सारी रेड लाइट्स पे होगा, ये संभव नहीं है। तो मान लीजिए हम अवध चौराहे की बात करते हैं तो अवध चौराहे पर कितने प्रकार के कट्स हैं और उसमें ट्रैफिक कहां से कहां मूव होगा, इनकी जानकारी उसको उसी ट्रैफिक के कंटेक्स्ट में देनी होती है। जब चेंज करनी होगी पोजीशन, आपको क्रॉस करना है तो छड़ी का प्रयोग किस प्रकार कराना है, सामने वाले को ये बताना है कि मैं जो आज व्यक्ति जा रहा है वो दृष्टिबाधित है, उसके बारे में जानकारी उसे प्रदान करनी पड़ेगी। इसके लिए भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी का विकास जी हैं अपने साथ में, जो सीआरसी लखनऊ के हैं, उनका वक्तव्य मैंने कई सुने भी हुए हैं। उनका इस पर एक बड़ा अच्छा व्याख्यान है, यदि आप उसे सुनेंगे रौनक जी तो एकदम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मेडिसिन का कॉन्सेप्ट किस प्रकार दें? मेडिसिन का कॉन्सेप्ट देखिए, दवाइयां होती क्या है कि हर एक व्यक्ति हर टाइम पे एक ही दवाई नहीं खाता है, हर एक की चीजें अलग अलग है। तो आजकल तो तमाम जो और दवाइयों की कंपनियां, एमएससी वगैरह, उन्होंने डब्बों पर ब्रेल पे लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन ये सब ऐसी चीजें जैसे डीएलएस में हम लोग प्रयोग करते हैं। डीएलएस का मतलब अपना अपना मैनेजमेंट कैसे करना है। अपने मैनेजमेंट से मेरा तात्पर्य है कि जब भी हम किसी दवाई को लेते हैं तो हम उसको निशान लगा करके उस पर छोड़ देते हैं, दो काले दो पीले, दो काले काले पेन से मोटे निशान, 3 गोले 2 गोले। तो जैसे उन्होंने पेन से निशान लगाए वैसे हम लोग उसे फाड़ करके या कट लगा के निशान लगा सकते हैं कि एक जगह से कट है तो हमें इतनी बार खानी है, 2 जगह से कट है तो हमको इतनी बार खानी है। इनकी भी तमाम स्ट्रेटेजियां हैं कि हम लोग इस तरह से मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। लो कॉस्ट टीएलएम, लो कॉस्ट का मतलब इसमें पैसा ना लगे भैया, मास्टर आदमी है, कहाँ स्कूल के बाद ज्यादा पैसा होता नहीं है, जो इधर उधर की चीजें पड़ी होती है उसी से काम चलाओ, पैसा नहीं लगना चाहिए। टीएलएम में पैसा लगा तो टीएलएम बेकार, फिर क्या मतलब, कम होगा। और कोई सर? अच्छा, रिवर और सी का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे दें? नदी का और समुद्र का, ठीक वैसे ही जैसे मुझे मिला, मैंने
पहली बार जब समुद्र देखा तो वो देखा 2002 में, अपने जन्म के कितने साल होगा भैया, लगभग 23 साल के बाद। लेकिन रिवर सी क्या होता है, सी और ओशन में क्या फर्क होता है, सागर और महासागर में क्या फर्क होता है, मां साहब ने पहले ही मुझे इतना सब कुछ उसमें सिखा दिया। कैसे सिखाया, बोल करके, समुद्र क्या है, समुद्र का किनारा क्या है, यही केवल समझना है। जरूरी नहीं है कि हम सी का कॉन्सेप्ट देने के लिए बच्चे को सी के पास ले जाए। मेरे को सी का कॉन्सेप्ट बता दो, 22-23 साल के बाद मुझे मिला, जब मैं सी पे गया। जब जाएगा, जब मौका मिलेगा तो दिखा दिया जाएगा समुद्र ऐसा होता है। रिवर है तो रिवर गंगा नदी हम सब जानते हैं, हमने वो उसका भी, अमेजोन का भी नाम सुना, अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजोन। तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, लेकिन हमने सुना है, उसके बारे में पढ़ा है ना, जाके को तो नहीं देखा ना उसको। तो उसकी विशेषताएं क्या है ये हम पता कर लेंगे। नदियों के बहने का पैटर्न क्या है, गंगा के बहने का पैटर्न क्या है, गंगा के मुहाना का क्या होता है, मतलब जब गिरती है तो जो वैसा इलाका होता है जो समुद्र से ठीक पहले वाला होता है, वो उस इलाके को क्या कहते हैं, क्यों वो इलाका इतना उपजाऊ माना जाता है, ये सारे प्रत्यय हम उसे दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उस व्यक्ति को रिवर के पास या पहाड़ में लेकर के जाएं। हमने सब ने हिमालय का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है और एवरेस्ट और कंचनजंगा का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन इस ग्रुप में बैठा हुआ कोई भी आदमी आज तक एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं चढ़ा, लेकिन जानते सब है कि कितनी कठिन होती है। सब कुछ जानते हैं एवरेस्ट के बारे में, ये भी जानते हैं कि वहां पे कभी कभी एवलांच आता है, सब बर्फीला तूफान आता है, कई लोग मर जाते हैं। अभी हमारे यहाँ से दिव्यांग जो हमारी साथी थी वो भी एवरेस्ट चढ़ करके आई हैं। तमाम लोग चढ़ते हैं, जानते हम सब हैं, लेकिन गए कभी नहीं। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है कि हमेशा जाकर ही या प्रत्यक्ष रूप से ही लें। तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम अप्रत्यक्ष रूप से भी लेते हैं। बस भैया सवाल खत्म। नागेश जी। सर बहुत लंबा खींच दिया मैंने भैया। नहीं, कोई बात नहीं सर। सवाल तो खत्म। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक श्रवणकर्ता ये आपके शब्दों को सुनने के लिए तत्पर और तैयार है सर। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा समय नहीं है। धन्यवाद। एक मिनट सर, ब्लाइंड बच्चे को हैंडीकैप्ड का कॉन्सेप्ट कैसे देंगे, कैसे बताएंगे कि वो हैंडीकैप्ड है। देखिए एक जरा से ये क्लियर कर दूं, लास्ट सवाल अंशुल तिवारी का निकल कर आ गया है सर। सॉरी हैंडीकैप्ड का मतलब सर, सॉरी सर, वो हैंडीकैप नहीं, हैंड पंप। अच्छा हैंड पंप, सॉरी चश्मा नहीं लगाया था इसलिए वो लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सही कह रहे हैं भैया, हैंड पंप है यार। देखिए हैंड पंप का कंसेप्ट दोनों तरह से दिया जा सकता है, यदि वहां पर हैंड पंप की सुविधा उपलब्ध है तो भी, अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका उसका मॉडल बना करके। और हैंड पंप का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आप उसे क्लासरूम में बना सकते हैं। ठीक है, उसका मॉडल बना लीजिए, सबसे अच्छा तरीका और बहुत आसानी समझा। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजफुल इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए अभी इस पर बड़ी रिसर्च चल रही है। इसका यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, कॉन्सेप्ट देना है, तो आजकल बड़ा आता है कि एलेक्सा, इस वक्त टाइम क्या हुआ एलेक्सा के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, वो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप हुई, तो जिस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने उसमें इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया। नाउ वी कैन टेक इंफॉर्मेशन कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूजफुल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये आलम हो गया है कि अभी मैंने एक वो बताया था, अभी ये जो अपना AKTU है लखनऊ वाला, वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उन्होंने एक ऐसा कैमरा बनाया है जो उन्होंने ऐसे ब्लाइंड बच्चे ने यूं पहना है, और यदि उसके सामने इस तरह का कोई वस्तु आएगी तो ये बता देगा ये ग्लास है। यदि ऐसी कोई वस्तु आएगी तो ये मोबाइल है, ये रिमोट है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। यदि ये कोई ऐसी वस्तु आई, ये कोम है, ये बता देता है। लेकिन ये कब बताएगा, ये तभी बताएगा भैया जब हम ऐसे कम से कम सैकड़ों गिलास की फोटो उसके अंदर स्टोर कर दें, कि जैसी कोई ऐसी आकृति की वस्तु आएगी वो देख करके बता दे रहा है कि ये ग्लास है। ऐसे कम से कम हमको सैकड़ों मोबाइल ये रिमोट की फोटो उसमें स्टोर कर देनी पड़ेगी। उससे होगा क्या कि उनमें से जैसी वो इमेज इस तरह की कोई आएगी,
वो उनमें से इमेज को आइडेंटिफाई करेगा, तुरंत ब्लाइंड बच्चे को बता देगा ये रिमोट है। समस्या वही आएगी जब कोई ऐसी इमेज मिल जाएगी जो कंफ्यूजिंग होगी, जो लग तो रही है जैसे ये है। अब ऐसा यदि कोई मोबाइल होता तो दिक्कत नहीं कर देगा, कभी मोबाइल बोल सकता है, इसको रिमोट भी बोल सकता है। तो वहां पर हम इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं इन सब ब्लाइंड बच्चों को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, हैंड पर। तो ये चीजें हैं नागेश जी। सर आपसे 1 घंटे का अनुमति मिली थी, आपने लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा समय दिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी बच्चों की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम अपने छात्रों को बता दें, हम लोगों का ये अवसर रहा कि डॉक्टर अवनीश चंद्र मिश्रा सर, आशीष गुप्ता सर भी आज हम लोगों के साथ में श्रवण में रहे। तो ये पंकज त्रिवेदी जी शायद हैंड पंप का दिखा रहे हैं, मॉडल है सर मेरे पास हैंड पाइप का। लीजिए, मिल गया, देखिए, अरे वाह, वेरी गुड। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट जब पंकज सर समझाएंगे तो उस दौरान ये प्रदर्शित कर देंगे आप लोगों के सामने, आप आसानी से पंकज जी समझ सकेंगे। एक काम, एक सुधार इसमें जरूर करिएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट जी सर, इससे पंप ये जो बना है ना आपने, इससे आकृति तो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अगली बार जब किसी ब्लाइंड बच्चे से बनवाओगे तो मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे कार्य करता है, वो जरूर बताइएगा। वो जो खींचता है, अच्छा सही, ओके सर, ठीक। जो इंजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, बड़ा इंजेक्शन, वो जानवरों को लगता है जो, जी, वो बड़ा वाला इंजेक्शन कुछ खरीदिए और खरीदने के बाद उसका कॉन्सेप्ट समझाइए कि जब वो नीचे से हवा ऐसे खींचेगी तो पानी ऊपर आएगा तो इस तरह से निकलेगा। ऐसा कुछ करिएगा। अच्छा, ठीक है, ओके सर। उसे कहते हैं वर्किंग, ओके सर, वर्किंग मॉडल। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपका ज्यादा समय हम लोग नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशीर्वाद सर का हम लोगों को मिलता रहेगा, ऐसी आशा है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।